गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10 का चैप्टर पढ़ेंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद एक महान लेखककार रहे हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो गोदान है। आज हम इन्हीं प्रेमचंद के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार उपलब्धि हासिल की है, किस तरह के संकट हैं, समस्याएं हैं, उनका इन्होंने सामना किया है, किस तरह के परिवार से जुड़े हुए थे और लेखक बनने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी और किस प्रकार से एक महान लेखक बन पाए। ये सारी बातें हम इसी पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया पाठ में? प्रस्तुत पाठ में महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय दिया गया है। साथ ही यह भी जीवन परिचय तो दिया इनका, लेकिन इसके साथ ही क्या बताया है, यह भी दर्शाया गया है कि हम सभी की बचपन की शरारतें, बचपन में शरारतें करते हो ना, बात बात पर लड़ना झगड़ना, फिर एक होना जाना, सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। कि बचपन किस प्रकार का होता है। बचपन में बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं और फिर छोटी सी बात होती है तो उस पर लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा होने पर कहते हैं मैं तुझसे कुट्टी हो गया, वो कहता मैं तुझसे कुट्टी हो गया, और थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो दोनों एक ही हो जाते हैं, यानी फिर से खुश हो जाते हैं, फिर से एक साथ में खेलने लगते हैं। तो इस प्रकार के बंधन होते हैं कि लड़ना, लड़कर झगड़कर फिर खुश हो जाना और फिर एक हो जाना, ये आदतें बच्चों में ही होती हैं। इस समय न मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या होती है, न किसी के प्रति द्वेष भावना। यह सब एक अद्भुत आनंद प्रदान करता है कि इसमें ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या क्या होता है? जो दूसरा बुरा चाहता है उसको ईर्ष्या कहते हैं। द्वेष भावना, किसी नाराज होना, द्वेष भावना होती है कि किसी का नुकसान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। ईर्ष्या तो वो होती है जो हम दूसरा बुरा चाहते हैं वो, और द्वेष भावना क्या होती है कि हम दूसरा बुरा चाहते हैं, उसका बुरा नहीं होता तो फिर हम उससे नफरत करने लगते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो होती है द्वेष भावना। तो बच्चे होते हैं उनमें न तो कोई ईर्ष्या होती है और न ही कोई द्वेष भावना होती है, बल्कि वो क्या करते हैं, मिलकर खेलते हैं। खेलते समय कोई बातचीत उनमें हो जाती है तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लड़ाई झगड़ा करने पर किसी एक के नुकसान पहुंचता है तो दूसरे को भी दुख होता है। वो फिर से आपस में प्रेम से बातें करने लगते हैं और फिर खेलने लगते हैं। ऐसा बचपन में मिलता है। बड़े होने पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो क्या करते हैं बड़े, अरे बड़े लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे के साथ तेरा बच्चा नहीं खेलेगा, वो कहता है तेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा नहीं खेलेगा। वो बड़े वाले तो आपस में लड़ने लगते हैं बच्चों को लेकर के। लेकिन बच्चे हैं ना, उनमें इस प्रकार का द्वेष भावना देखने को नहीं मिलती है ना। तो प्रेमचंद के बारे में क्या बताया इसमें, वो पढ़ते हैं। गोरी सूरत, घनी काली बोहें। बोहें क्या होती हैं? ये वाली आंखों के ऊपर ये जो होती हैं इनको बोहें कहा जाता है। तो गोरी सूरत, घनी काली बोहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूंछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? इसके बारे में बताया है कि गोरा रंग है, गोरी सूरत, गोरा रंग है, घनी काली बोहें, ये बोहें ये कैसी हैं? काली हैं। नुकीली नाक, नाक कैसी है? नुकीली है। बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूंछों वाला यह चेहरा किसका है? यानी ये चेहरा, इस चेहरे के बारे में बताया कि प्रेमचंद जी का चेहरा किस प्रकार का है। समझ में आ गया हो आपके? इस चेहरे के बारे में बताया है कि प्रेमचंद जी का चेहरा कैसा है। इनका रंग गोरा है,
इनकी आंखें छोटी हैं, नुकीली नाक हैं, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल, विरल होता है बड़ी, मूछें हैं। यह चेहरा प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं। देखो इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि अभी हंसेंगे। लगता है अभी जोरों से कह कहे लगाएंगे। कह कहे मतलब है ठाके। ठाके क्या होता है? जो कहता है और कह करके हंसता है उसको कहते हैं ठाके। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही में शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। धनपते राय का जन्म हुआ। कब हुआ? 31 जुलाई सन 1880 में। धनपत राय का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। धनपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में। कब हुआ था? 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में हुआ था। यद्यपि माँ बाप ने नाम रखा था धनपत राय, पर चाचा लाड़ प्यार में कहा करते थे नवाब। प्रेमचंद का नाम था बचपन का धनपत राय। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? धनपत राय था। तो पूछा जाए कि प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम है, तो प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद के चाचा जी प्रेमचंद को किस नाम से पुकारते थे? तो प्रेमचंद के चाचा जी प्रेमचंद को नवाब नाम से पुकारते थे। ठीक है, याद हो गए होंगे क्वेश्चन आंसर। पिता का नाम था अजायब राय। प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था? अजायब राय। डाकखाने में किरानी थे। किरानी, किरानी क्या होता है? किरानी होता है मुंशी। किरानी क्या होता है? मुंशी। मुंशी तो आप जानते होंगे, है ना? इसी से लोग उन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते। यानी प्रेमचंद के पिताजी को क्या कहते थे? मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल कहा करते थे। यानी अजायब लाल तो प्रेमचंद के पिताजी का नाम था और वो मुंशी का काम करते थे डाकखाने में, तो इस कारण उनको कहते थे मुंशी अजायब लाल। माता का नाम था आनंदी। प्रेमचंद की माता का क्या नाम था? आनंदी। ध्यान में रखना कि प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था। तो प्रेमचंद के माता पिता का नाम अजायब लाल था और माता का नाम आनंदी था। लेकिन प्रेमचंद के पिताजी मुंशी का काम करते थे, इसलिए उनको मुंशी अजायब लाल के नाम से पुकारा जाता था और माता को आनंदी नाम से। तो उनकी माता जी थी वो अक्सर बीमार रहती। प्रेमचंद की माता जी वो बीमार रहती थी। पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती थी। कि बीमार व्यक्ति होता है ना, और उसको दवा दिलानी आवश्यक होती है, सबको पता है ये बात। तो प्रेमचंद के पिताजी हैं वो भी जितने रुपये मिलते थे उनमें से कुछ रुपये इनकी माताजी की दवाई के लिए खर्च कर देते थे। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। माता कब चल बसी की थी? जब धनपति 7 वर्ष के थे। माँ के बिछुआ क्या होता है? वियोग या बिछुड़ना। माँ के बिछुड़ने से धनपत के बचपन का सारा रस सोख लिया। कुछ वर्ष बाद मुंशी अजायब राय ने दूसरी शादी की। अब प्रेमचंद के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, है ना? तो अब आपको पता ही है फिर किस प्रकार का जीवन होना था प्रेमचंद जी का। वो आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी शादी करने पर क्या होता है।
कुछ वर्ष बाद मुंशी अजय राय ने दूसरी शादी की। अभाव तो पहले से था ही। अभाव मतलब यहाँ पर आर्थिक स्थिति से है। अभाव का अर्थ क्या है? आर्थिक स्थिति से है कि घर में पैसे की तंगातोशी तो थी। कैसे थी? क्योंकि प्रेमचंद की माताजी तो बीमार रहती थी, तो सारा दवाइयों का खर्च है वो प्रेमचंद के पिताजी को ही उठाना पड़ता था। तो ऐसे में ज़्यादा रुपया दवाई पर लगता था, है ना। तो अभाव तो पहले से था ही। विमाता का निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। विमाता, विमाता बताया सौतेली माता को। विमाता किसको? सौतेली माता। तो उसका निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। अब माता जी हैं वो सौतेलापन का व्यवहार करने लग गई। किसके साथ? प्रेमचंद के साथ, धनपत राय के साथ। नई माँ बात बात पर डांटती, उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती। कदाचित, कदाचित मतलब कभी भी। प्रेमचंद अपने उपन्यास क्रमभूमि के पात्र चंद्रकांत के द्वारा खुद अपनी ही व्यथा सुना रहे हैं। क्रमभूमि का उपन्यास है ना, एक उपन्यास लिखा है ना क्रमभूमि। क्रमभूमि जो उपन्यास है उसमें पात्र है, उसमें पात्र का नाम है चंद्रकांत। पात्र का क्या नाम है? चंद्रकांत। और चंद्रकांत में, क्रमभूमि तो उपन्यास का नाम है और चंद्रकांत क्या है? उसमें पात्र है। तो चंद्रकांत कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है उसमें चंद्रकांत। क्रमभूमि जो उपन्यास है ना उसमें चंद्रकांत किसी व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति के माध्यम से इसमें प्रेमचंद ने अपनी ही व्यथा बताई है। ठीक है, आ गया समझ में कि ये क्रमभूमि है, ये उपन्यास है और इस उपन्यास में एक पात्र होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है चंद्रकांत। उस चंद्रकांत के बारे में जो कुछ बताया गया है तो इस चंद्रकांत के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने बारे में ही बताया है। बचपन वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। भाई प्रेम होता है, प्रेम तो बचपन में चाहता है। बच्चा होता है तो बच्चा पढ़ना बढ़ना आगे कुछ सीखना किससे सीखता है? प्रेम से ही। और बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करते हैं? उसके माता पिता करते हैं, है ना। तो यही इसमें बताया गया है कि बचपन में की उम्र में जो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है प्रेम की, मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस वक्त, वक्त क्या होता है? समय। वक्त क्या होता है? समय। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि बचपन में यदि किसी बच्चे को प्रेम मिल जाए, उसके माता पिता का प्यार मिल जाए तो उस बच्चे का जीवन ही अलग ही दिखाई देने लगता है। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। रूह, रूह होता आत्मा। रूह क्या होता है? आत्मा। तो प्रेमचंद ने बताया है कि मेरी माँ का जब देहांत हो गया था ना, उस समय प्रेमचंद तो 7 वर्ष के थे, नाम था इनका धनपत राय। तो वो कह रहे हैं मेरी आत्मा को खुराकें नहीं मिली, वही भूख मेरी जिंदगी है। वही भूख क्या है? प्रेमचंद अपनी जिंदगी बता रहे हैं। तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इस पैराग्राफ में सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में बताया गया है कि प्रेमचंद का रूप रंग किस प्रकार का था, है ना। तो इसके प्रेमचंद के रूप रंग के बारे में बताया गया था कि इसका जो इसकी प्रेमचंद की जो सूरत थी वो गोरी थी, भौहें कैसी थी? काली थी, आंखें कैसी थी? छोटी छोटी थी, नाक कैसी थी? नुकीली थी, मूछें कैसी थी? बड़ी और गुच्छी हुई थी, है ना। तो ये सारा रूप रंग बताया प्रेमचंद का। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या बताया गया है? धनपत राय बताया गया है। धनपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो धनपत राय का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्हे नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था? तो
प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी था। प्रेमचंद कितने वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया था? तो प्रेमचंद 7 वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया था। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास के बारे में स्वयं की व्यथा प्रकट की है? तो प्रेमचंद ने कर्मभूमि नामक उपन्यास में चंद्रकांत नामक पात्र के द्वारा अपनी व्यथा प्रस्तुत की है। इतना समझ में आ गया होगा आपके, है ना? आगे पढ़ते हैं। यही कारण था कि बालक धनपत घर आंगन से बाहर खुले मैदान में, अमराई में, खेतों की तरफ निकल जाता था। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम की केरियाँ चुनता था, मटर की फलियाँ तोड़ता था, हवाई किले बनाता था। अब देखो, बच्चे होते हैं, अभी जैसा पाठ में हमने पीछे पढ़ा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? प्रेम की होती है। बच्चे होते हैं, जब उनको अपने माता पिता का प्यार मिल जाता है तो उसका जीवन ही अलग हो जाता है। बहुत सुंदर जीवन होता है जब बच्चे को उनके माता पिता का प्यार मिलता है तब। लेकिन इनके माता की मृत्यु तो ये 7 वर्ष के थे तभी हो चुकी थी, और दूसरी माता थी वो इनमें बुराइयां निकालती थी, तो ऐसे में इनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये घर से बाहर चले जाते थे मैदान में, और मैदान में जाकर के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। कभी पेड़ों पर चढ़ते थे, आम की केरियाँ तोड़ते थे, फलियाँ तोड़ते थे, मटर की जो फलियाँ होती थी ना वो तोड़ते थे, और हवाई किले बनाते थे। यानी बच्चे खेल खेल में कुछ खिलौने बनाते हैं ना, मिट्टी के कुछ खिलौने बनाते हैं, तो उसके लिए बताया हवाई किले बनाते थे, है ना। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। तबादला क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसफ़र कहते हो ना, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र यानी तबादला, बदली होना। तो पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। कहाँ हुआ? गोरखपुर। बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। गांव के मदरसे क्या होता है? स्कूल को कहते हैं मदरसे। तो गांव के स्कूल से अच्छा स्कूल कहाँ का था? शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। धनपत का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो गया। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा। चाटने का चस्का मतलब पढ़ने का चस्का। यहाँ पर चाटने का मतलब ये नहीं है कि वो किताबें लेकर उनको चाटने लग गए। यहाँ चाटने का तात्पर्य है पढ़ने का। तो पढ़ने की जो चस्का होता, लत या आदत, तो उनको किताबें पढ़ने की आदत है, वो बचपन में ही लग गई थी। हजारों कहानियाँ, देखो बच्चे की आदत है ना पढ़ने की। कोई कहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों को कहानियों की पुस्तकें ला कर दो, फिर देखो देखे बच्चे पढ़ने में उनका मन नहीं लगता क्या। जब वो कहानियाँ पढ़ने लग जाएंगे ना जो बच्चे, वो फिर हर तरह की पुस्तकें पढ़ने लग जाएंगे। अब प्रेमचंद भी हजारों कहानियाँ पढ़ने लगे थे, और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह साहित्य उर्दू का था। साहित्य यानी जो उपन्यास वगैरह कहानियाँ वगैरह होते हैं ना, उनको साहित्य कहा जाता है, जो उर्दू भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा, है ना। बच्चों की जब भी ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों की पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ऐसे में उनको यदि कहानियों की पुस्तकें लाकर दें तो बच्चों की उन कहानियों को पढ़ने में रुचि हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उनको उपन्यास की पुस्तकें लाकर दें, फिर धीरे धीरे उनको जब विद्यालय के पुस्तकें भी पढ़ाई जाए तो ऐसे में बच्चे का मन लग जाता है ना। तो इनका शुरुआत से जो मन लगा था वो कहानियाँ पढ़ने में लगा था, फिर धीरे धीरे ये उपन्यास भी पढ़ने लग गए थे। इस प्रकार से इन्होंने हजारों कहानियाँ और सैकड़ों उपन्यास पढ़ दिए थे, और ये सारा किस में लिखा हुआ था? उर्दू भाषा में लिखा हुआ था। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था।
रात को अकेले में डिबरी की मध्यम, मध्यम क्या होता है? मध्यम होता है धीमा, है ना, यानी कम रोशनी होती है ना उसकी, कम, मध्यम यानी कम। तो रात को अकेले में डिबरी के कम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी। 20 पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, यह सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। यानी कि वो कम रात को ना कम रोशनी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पहले तो कहानी और उपन्यास पढ़ते थे, फिर उनके मन में हो गया कि मैं भी कुछ लिखूं। तो वो लिखते थे, लिखते लिखते कुछ गलती हो जाती थी। ऐसे में फिर वो पन्ने को फाड़ कर फेंक देते थे, फिर लिखने शुरू हो जाते थे, फिर गलती हो जाती, फिर उस पन्ने को फाड़ कर फेंक देते थे। इस प्रकार से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। प्रयत्न होता है ना, जो प्रयास होता है वो करना चाहिए। आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ बात कि बेटे सफलता कब मिलती है? जब व्यक्ति प्रयास करता है। प्रयास करता है तो वो असफल भी हो जाता है, लेकिन जब वो असफल होने का कारण ढूंढता है और उस कारण को ढूंढ करके उसमें सुधार करता है, तब उसे सफलता मिल जाती है। लेकिन जब हमें सफल होना है तो हमें प्रयास करने होंगे, और प्रयास करने पर ही हमें सफलता मिल पाती है। जैसे आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है तो चलना सीखता है तो वह चलता है, गिर जाता है, चलता है, फिर गिर जाता है, चलता है, फिर गिर जाता है। ऐसे में वह गिरता रहता है और चलने की कोशिश करता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह चलने के बजाय दौड़ने भी लग जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वह धीरे धीरे चलने लगता है, फिर तेज चलने लगता है और फिर दौड़ने भी लग जाता है। तो प्रयास करने से सब कुछ होता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें उस असफलता का कारण ढूंढना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हुआ, और उस कारण को ढूंढ करके उसमें सुधार करना चाहिए। और उसके बाद में देखो आपको सफलता, कितनी अच्छी सफलता मिलती है ना। तो प्रेमचंद ने भी यही काम किया था। उन्होंने किताबें में कुछ लिखना शुरू कर दिया था। वो एक लेखक बनने से पहले प्रयास करना शुरू किया था उन्होंने। कुछ गलती हो जाती थी, ऐसे में वो उनको लिख देते, फिर पन्ने को फाड़ देते थे, गलत हो जाता था तो फिर लिखना शुरू कर देते थे, है ना। इस प्रकार प्रयास प्रेमचंद करते थे। उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी। किसकी? धनपत राय की। अभी प्रेमचंद नहीं बने, प्रेमचंद कब बनेंगे, कब उनको नाम प्रेमचंद हुआ था वो आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी उनका नाम क्या था? धनपत राय था। निश्चय ही उसमें सौतेली माँ की भी राय रही होगी। कह दिया प्रेमचंद की शादी करवा दो। अब प्रेमचंद की शादी करवा दी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वह धनपत को कभी पसंद नहीं आई। पुत्र के पाँव में अष्ट धातु की बेड़ियां डालकर मुंशी अजयलाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अष्ट धातु यानी 8 धातुओं की बेड़ियां डालकर मुंशी अजयलाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली, यानी उनकी शादी करवा दी छोटी उम्र में। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब बच्चे की जब शादी करवा देते हैं ना तो उस पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए तो माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, कमाने लग जाए, उसके बाद में शादी करें ताकि वह अपने घर गृहस्थी का खर्चा उठा सके। अब प्रेमचंद है वो तो कहीं पर कमाने वाले भी नहीं है, है ना। अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और छोटी उम्र में उनकी शादी करवा दी। अब क्या था, अब जब एक परिवार खुद का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में अब परिवार का बोझ उनके ऊपर आ गया। कैसे हो पाएगा ये सब, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि नौकरी लगने के बाद में बच्चों की शादी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद में वो अपना खर्चा आसानी से उठा सकता है। गरीबी, अब देखो सबसे ज़्यादा जो मार होती है ना गरीबी की होती है। फिर पिता की मृत्यु,
पिता की मृत्यु हो गई, खर्च में बढ़ोतरी। अब पिता की मृत्यु के बाद में सारा बोझ किस पर आ गया? प्रेमचंद पर आ गया। और अब शादी करने के बाद में खर्च भी ज़्यादा ही होगा, एक तो बंदा अकेला रहता है और एक उसकी शादी कर दी जाती है। तो ऐसे में जब शादी कर दी जाती है तो खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, तो खर्चों में बढ़ोतरी। असामान्य परिश्रम, असामान्य परिश्रम क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यानी अपनी क्षमता है 8 घंटे काम करने की और अपन उसको 10 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? असामान्य परिश्रम हो गया। यानी अपनी कैपेसिटी तो है 8 घंटे काम करने की और अपन 10 या 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो हो गया असामान्य परिश्रम। कुप्पी के सामने बैठकर रात की पढ़ाई। अब पहले बिजली नहीं थी, लाइटें नहीं थी, आज आपके सामने कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, रात को लाइट की व्यवस्था होती है ना। पहले वैसा नहीं था, पहले लालटेन हुआ करते थे, चिमनी हुआ करती थी, उनसे पढ़ाई की जाती थी, है ना। पहले लाइटें नहीं थी, तो ऐसे में वो कमाते भी थे और अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे थे। तो कुप्पी के सामने बैठकर वो रात को पढ़ाई भी कर रहे थे। जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी मैट्रिक पास किया। मैट्रिक में कौन सी डिवीजन आई उनके, कौन सी श्रेणी आई? द्वितीय श्रेणी आई। गणित से बेहद घबराते थे, है ना। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। देखो मैट्रिक यानी 10वीं परीक्षा तो उन्होंने सेकंड श्रेणी से पास कर ली थी, द्वितीय श्रेणी से, और इंटरमीडिएट यानी 12वीं परीक्षा में वो 2 बार फेल हो गए। निराश होकर परीक्षा विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने परीक्षा पास की। फिर आगे चलकर ये कह दिया कि आप गणित की जगह दूसरा विषय ले सकते हो। तो जब गणित की जगह दूसरा विषय लिया ना, तब वो 12वीं परीक्षा पास कर पाए। तो इसमें यह बताया गया है कि जो धनपत राय थे वो गणित विषय में बहुत ही कमजोर थे। हमारे भावी उपन्यास। सम्राट के पास एक फूटी कौड़ी न थी। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। बड़ी व्यवस्था से, व्यवस्था क्या होती है? मजबूरी, है ना। तो मजबूरी तो हो गई थी कि रुपये तो उनके पास थे नहीं और महाजन ने भी उधार देने से मना कर दिया। अब क्या हो? तो मजबूरी हो गई उनकी, तो पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुँचे। पुस्तक विक्रेता, पुस्तक बेचने वाला। अब प्रेमचंद के पास पुरानी पुस्तकें थी, तो वो लेकर के पुस्तक विक्रेता के पास पहुँचे। वहीं एक सौम्य पुरुष से जो एक छोटे से स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, उनका परिचय हुआ। उन्होंने इनकी कुशाग्रता और लगन से प्रभावित होकर अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का आश्वासन दिया और दूसरे दिन इन्हें 10 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद हैं वो, उनको पढ़ने में तो रुचि थी ही, लिखने में रुचि थी। अब उनके पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में आप अपनी पुरानी पुस्तकें ले गए पुस्तक विक्रेता के पास। तो पुस्तक विक्रेता ने उनकी कुशाग्रता देखी, उनकी लगन देखी पढ़ने के प्रति, तो उन्हें एक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिया और कहा कि हम तुम्हें 10 रुपये महीने का वेतन देंगे। 10 रुपये मासिक वेतन, 10 रुपये महीने का वेतन आपको देंगे। आप यहाँ पर काम करना पसंद करोगे, है ना। तो उन्होंने काम करना पसंद कर लिया। आगे क्या था? 1919 में बीए भी कर लिया। विषय लिए थे अंग्रेजी, फारसी, इतिहास। वे एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे। कानून यानी एलएलबी की जो एग्ज़ाम होती है वो भी करना चाहते थे, लेकिन परीक्षा की तरफ से उदासीन हो गए। जब उमंग थी तब गणित ने बाधा पहुंचाई। अब जब वह बाधा दूर हुई तो जीवन का लक्ष्य ही बदल चुका था। अब देखो, पहले छोटे थे, गणित में सवाल आते नहीं थे, बताने वाला कोई था नहीं, तो ऐसे में पीछे रह गए। और आज जब उनको गणित विषय आने लग गया तो वो समय ही चला गया।
तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहता है। इसीलिए हमें समय के अनुसार ही चलना चाहिए। जो व्यक्ति समय के अनुसार चलता है वो जीवन में कुछ ना कुछ पा लेता है, और जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलता वो जीवन में बहुत कुछ खो देता है। तो यहाँ पर धनपत राय थे, उनको गणित विषय वो नहीं आता था। ऐसे में वो गणित विषय में 2 बार 12वीं में फेल भी हो चुके थे। लेकिन अब जब 1919 में बीए कर लिया है ना, और वो बीए की कौन से विषय में किया था, अंग्रेजी, फारसी और इतिहास में, तो वो एमए करना चाहते थे। लेकिन वो परीक्षाओं की तरफ से उदासीन हो गए थे, क्योंकि जब ऐसी उमंग थी पढ़ने की तो गणित विषय ऐसा हो गया कि उसने बाधा पहुंचाई थी, और जब अब बाधा दूर हो गई तो जीवन का लक्ष्य ही दूसरा रह गया। इनकी पहली शादी चाची विमाता और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी। लड़की प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी, ढीठ और नासमझ भी थी। 10-12 वर्ष तक धनपत राय ने पहली बीवी का साथ जैसे तैसे निभाया, किंतु जब उसके साथ एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा शादी करके धनपत राय ने समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया। कि पहले क्या था, पहले यह था कि बाल विवाह प्रचलित थे, वहीं बहु विवाह भी उस राजा महाराजा के समय में प्रचलित थे, और जो विधवा विवाह थे उनको समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिलती थी। अब बाल विवाह प्रचलित थे, इसी कारण तो धनपत राय की बचपन में शादी करवा दी थी, है ना। और अब विधवा विवाह है तो वो समाज में प्रचलित नहीं थे, लेकिन अब धनपत राय ने विधवा विवाह कर लिया तो उसके लिए बताया है कि समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया, क्योंकि विधवा विवाह ना उस समय उसकी अनुमति नहीं थी, समाज विधवा विवाह को इतनी अनुमति नहीं देता था। फिर भी प्रेमचंद ने विधवा विवाह करके समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया था। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि प्रेमचंद हैं वो बचपन में जब उनको प्यार मिलना चाहिए था उस समय उनको प्यार नहीं मिला, है ना, और वो फिर बच्चों के साथ में जाकर गुल्ली डंडा खेलने के लिए चले गए थे। वहाँ पर अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, है ना, मटर की फलियाँ तोड़ते थे, हवाई किले बनाते थे, और थोड़े दिनों बाद में उनका मन है वो पढ़ाई में लगना शुरू हो गया था। उन्होंने अनेक कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए, है ना, और उसके बाद में वो आगे पढ़ाई भी जारी रखना चाहते थे। उन्होंने 1919 में बीए परीक्षा पास कर ली थी, और उसमें जो विषय रहे थे वो अंग्रेजी, फारसी और इतिहास रहे थे, और वह एमए भी करना चाहते थे। फिर इनकी जो पहली शादी हुई थी वो उनकी चाची और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी, और जिस लड़की से प्रेमचंद की शादी हुई थी वो लड़की भी प्रेमचंद से बड़ी थी, और बड़ी होने के बावजूद भी वो नासमझ थी, यानी समझदार नहीं थी। अब किसी तरह तो 10-12 तक तो धनपत राय ने अपनी जो पहली पत्नी थी उसका साथ निभाया था कितनों, लेकिन जब ये एहसास हो गया कि अब आगे साथ नहीं निभाया जा सकता तो धनपत राय ने विधवा जो महिला थी उससे विवाह कर लिया था, और समाज अब वो विधवा विवाह को मान्यता नहीं दे रहा था तो उससे विवाह करके उन्होंने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया था। आज हमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हमें कल पढ़ेंगे। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।